वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 195 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है 195 ये आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन और G20 दोनों के सदस्य हैं? इनमें से कौन G20 का भी मेंबर है और संघाई सहयोग संगठन का भी मेंबर है? देखिए, भारत जो है इनमें दोनों का मेंबर है, रूस भी दोनों का मेंबर है, चाइना भी दोनों का मेंबर है, पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, तो और ताजिकिस्तान भी इन दोनों में से एक का है। ताजिकिस्तान को एलिमिनेट कर दीजिए, तो पाकिस्तान 4 और 5 को हटा दीजिए, 1 और 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करना है चौथा वाला, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। तीसरा वाला है तो ए भी नहीं होगा, यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी। देखिए, G20 समूह में जो है भारत, चीन, रूस, ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है और है संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर एससीओ की बात करें, यानी संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य भारत है, चीन है, रूस है। तो यहाँ 3 ये कॉमन हो गए, यहाँ 3 ये कॉमन हो गए। इसमें पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है। ये जितने भी तान हैं वो एससीओ में है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और साथ में ईरान भी, पाकिस्तान भी। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, G20 के मेंबर तो पूछ ही लेता है कौन है कौन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, एक है इंटरनेशनल वुमेन डे, वो तो 8 मार्च वाला है। यह है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए अगर थीम की बात करें तो ग्रामीण महिलाएं भूख और गरीबी से मुक्ति हेतु दुनिया की कुंजी, यह है इसकी थीम या विषय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, उनके जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी देश सेवा और उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यानी तीनों पुरस्कार। बिल्कुल, उनको पद्म भूषण भी मिला, विभूषण भी मिला, भारत रत्न भी मिला। और उनके जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में ही मनाते हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों, ये सी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे वो, और डॉक्टर मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं ये। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और डॉक्टर अब्दुल कलाम को वर्ष 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का सवाल आ गया है। तो यमुना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यमुना से रिलेटेड। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना और केवल 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में एक तो उत्तराखंड हो गया और एक हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली भी ले लो इसमें। तो 3 से तो ज़्यादा ही गलत है स्टेटमेंट। बाकी पहला वाला करेक्ट है। गंगोत्री ग्लेशियर से तो गंगा निकलती है, यमुनोत्री से निकलेगी ना यमुना। तो 3 को हटा दीजिए, 2 को भी एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक ही इसका आंसर होगा। देखिए, यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है
और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर निम्न हिमालय की मसूरी रेंज से बंदरपूछ चोटियों से निकलती है, यानी बंदरपूछ पीक से निकलती है। उसके पास है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से निकलती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 4 तो यहीं हो गए, और दिल्ली भी है एक केंद्र शासित प्रदेश, इन सबसे होकर प्रवाहित होती है। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो है, यानी इलाहाबाद में, यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है। तो तीसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ही करेक्ट होगा, जो बता रहा था कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो वैश्विक स्तर पर सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इजराइल की राजधानी यरूशलेम की मान्यता वापस ले ली है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस या भारत? कौन सा वो देश है जिसने हाल ही में इजराइल की राजधानी यरूशलेम की मान्यता वापस ले ली है? इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम की मान्यता वापस ले ली। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी की गई? पहली है, और यह है नई दिल्ली। देखिए, राष्ट्र राजधानी नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम के द्वारा 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक होने वाली पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी की गई, आईजी स्टेडियम नई दिल्ली। और ये जो लीग है 4 जोन की महिला जूडो खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग का टूर्नामेंट है। इसका आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा किया गया, यानी पिछले महीने की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन के द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच या विश्व स्वास्थ्य संगठन? विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, इसका उत्तर है बी, संयुक्त राष्ट्र। देखिए, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1951 से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जा रही है। और विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 में भारत के वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन से आगे निकलने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 के लिए निर्धारित सेवा निर्यात लक्ष्य क्या है? कितना है? 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की योजना पर जो है काम कर रहा है। और यह लक्ष्य भारत द्वारा पिछले वित्त वर्ष के निर्यात का लगभग 5 गुना है। तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहां पर सुपर कंप्यूटर सुविधा परम पोरूल का उद्घाटन किया गया? परम पोरूल सुपर कंप्यूटर सुविधा तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हाल ही में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम पोरूल का उद्घाटन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एनआईटी तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में किया गया। और परम पोरूल सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के चरण 2 के तहत स्थापित की गई है। और इसमें इस्तेमाल अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन जो है भारत में ही किया गया है। और साथ ही मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप सीडैक द्वारा विकसित स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक का भी इस्तेमाल जो है किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण
या प्रतिषेध इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो गई है इसके यहाँ से। देखिए 5 प्रकार के रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकालते हैं, और ये जो प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका उत्तर है वंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। वंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इनमें से वंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, और अनुच्छेद 226 के तहत यह शक्ति हाई कोर्ट को प्राप्त है, यानी राज्यों के उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या को वारंटो। इसका उत्तर मैंडेमस है, यानी परमादेश, बी है इसका आंसर। तो मैंडेमस या परमादेश का आशय है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। तो इन पांचों की पांचों रिट को याद रखिएगा, पूछ लेता है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है ये। अब मौलिक अधिकार नहीं है तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हो सकता है या फिर मौलिक कर्तव्य हो सकता है। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन यही नहीं है। यह है डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये। तो बी आंसर हो गया। कानून के समक्ष समानता या बराबरी, ये भी मूल अधिकार है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में, ये भी तो मूल अधिकार है। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन यानी ऑप्शन नंबर बी का उल्लेख भारतीय संविधान की के मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है। ठीक है, जबकि विकल्प में दिए गए सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, और 51 के काम में क्या है, वो है मूल कर्तव्य, और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ये भी डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, और यह है अनुच्छेद 51। ठीक है, क्योंकि 36 से 51 तक ही है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, यानी डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, निम्नलिखित में से ये कथन जो है वो किसका है? डॉक्टर अंबेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद या के टी शाह? इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका उत्तर है के टी शाह ने कहा था ये। देखिए के टी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, या कहीं कहीं लिखा रहता है कि भुनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पहले उस स्पीकर का नाम बता दीजिए जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लाया तो गया था लेकिन पास नहीं हो पाया था। इनका नाम है जीवी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए। तो 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कई बार बताया है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर स्टेटमेंट पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और राज्यसभा का कभी जो है विघटन नहीं होता, विघटन होता है लोकसभा का। ठीक है, इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, लोक लेखा समिति में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक साथ। ठीक है, धन विधेयक पर पूरा जो अधिकार है केवल लोकसभा का है, तो ये दोनों वाला स्टेटमेंट हटा दीजिए, राज्यसभा हटा दीजिए, लोक लेखा समिति हटा दीजिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? प्राक्कलन समिति जो कि सबसे बड़ी समिति है और इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता। चाहे प्राक्कलन समिति हो, चाहे लोकलेखा समिति हो, चाहे सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तीनों का। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, प्रश्न बनते हैं इससे। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 केवल लोकसभा के होते हैं। ठीक है, और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्टिंग चीफ जस्टिस। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा? कन्फ्यूजन इन दोनों में भी है, कन्फ्यूजन इन दोनों में भी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, परामर्श लेंगे क्या चीफ जस्टिस का? पुराने वाले का नहीं लेते। ठीक है, केवल भारत के राष्ट्रपति वाला आंसर सही होगा, सी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है, कहीं बाहर गए हों, बीमार हों, वगैरह वगैरह। तो 20 प्रश्न थे ये, कम से कम 9 प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के थे और 1 प्रश्न इसमें ज्योग्राफी का आ गया, वो यमुना वाला, और बाकी 11 प्रश्न है इसमें इंडियन पॉलिटी के। इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन सभी की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो आप। वो जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।